नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के राजनीतिक पटल पर कुछ ही दिन पहले हुए उस बड़े घटनाक्रम पर जिसके तहत देश की सत्तारूढ़ दल नरेंद्र मोदी सरकार के पार्टी एनडीए समागम के खिलाफ एक नया राजनीतिक समागम इंडिया के नाम से उदय हुआ। यानी कि अब देश के राजनीतिक पटल पर अब एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई होने जा रही है। अगले 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के दो राजनीतिक धड़े अब पूरी तरह से तैयार हो गए। कहना होगा, इस नए नामकरण इंडिया को लेकर कई सारे विश्लेषण, कई तरीके की कानाफूसी, कई तरीके की चर्चाएं और कई तरह से बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आई। कहा गया कि जिस राष्ट्रवाद पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना एकाधिकार बना रखा था, अब वह इंडिया के नाम से नया राष्ट्रवाद अब विरोधी और विपक्षी खेमे में उभरने जा रहा है। दोस्तों, हम यह भी कहना चाहेंगे कि इन दो धड़े के अलावा भारतीय राजनीति में एक तीसरा गुट भी, एक थर्ड फोर्स भी उभर कर सामने आया है, जिसकी मीडिया में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। और वह तीसरा धड़ा कौन है? तो उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी, उसमें भारत राष्ट्र समिति यानी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बनाई पार्टी, उसमें आंध्र के सत्तारूढ़ पार्टी वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस, इसके अलावा और भी कई सारी पार्टियां जिसमें कि बीजू जनता दल नवीन पटनायक की, इस तरीके के समागम कई देश के वो जो बचे, जो एनडीए और इंडिया के अलावा जो बचे राजनीतिक दल थे, उन्होंने भी एक अपना मोर्चा बना लिया। और इनका यह कहना है कि हम बीजेपी के खिलाफ तो है ही, हम जो नए जो धुरी जो बनी है कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया, उसके भी खिलाफ हैं और हमारा एक स्वतंत्र अस्तित्व होगा। हम यह भी बता दें कि इसमें असदुद्दीन ओवैसी, जो भारतीय मीडिया में तमाम अपने राजनीतिक बयानों को लेकर काफ़ी चर्चित रहते हैं, वह भी इसी तीसरे धड़े के हिस्से बताए जाते हैं। दोस्तों, अगले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हमें ये कहना होगा कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव से अब ज़्यादा प्रतियोगी माहौल दिखाई पड़ रहा है। हम ये बताना चाहेंगे कि इंडिया, जिसकी कहीं न कहीं पहल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो एनडीए के धड़े से अलग होकर लालू यादव, अपने धुर विरोधी लालू यादव की पार्टी आरजेडी से गठबंधन कर न केवल बिहार की सरकार को बनाए रखते हैं, साथ साथ वह पूरे देश में विपक्ष का एक नया संविदा बनाने का लेकर के भी जो है बिगुल फूंकते हैं। और इसके तहत वह देश के कई राजनीतिक दलों के नेताओं से करीब 2 चरणों में उन्होंने मुलाकात की और फिर पहली बार देश के करीब सभी 2 दर्जन राजनीतिक दलों का समागम पटना में बुलाया गया। और 23 जून को आहूत पटना की बैठक में राहुल गांधी के अलावा और भी कई सारे राजनीतिक क्षत्रप शामिल हुए। और उस समय ये लगा कि कहीं न कहीं ये विपक्ष का एक नया खेमा, विपक्ष का ये नया मोर्चा बनाने का सारा श्रेय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। लेकिन इस बैठक के बाद जो दूसरी बैठक जो ये तय हुई कि 15 जुलाई को या 16 जुलाई को बेंगलोर में ये बैठक आयोजित की जाएगी, तो बेंगलोर में फिर कांग्रेस पार्टी अब पूरे फॉर्म में आ गई। और बेंगलोर, जहाँ की कांग्रेस पार्टी का एक तरह से नया नया सरकार बनी है, वहाँ पर सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार ने एक तरह से भारी बहुमत से जो विजय पाई, उसके पीछे ये बताया गया कि कांग्रेस पार्टी ने जो फ्रीबीज की, जो 5 तरीके की जो फ्रीबीज की घोषणा की अपने मतदाताओं के लिए, जिसमें बताया गया कि करीब 50,000 करोड़ की लागत आई, वह कांग्रेस को वहां सत्तारूढ़ करने में बहुत बड़ी उसकी भूमिका रही। और उससे पहले राहुल गांधी की हुई भारत जोड़ो यात्रा में केरल के बाद कर्नाटक के पड़ाव ने कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए पूरी जमीन तैयार कर दी थी। बहरहाल, जो पिछले दिनों जो बेंगलोर में बैठक हुई, नया इंडिया का नामकरण आया, तो उसका जो इंडिया का नामकरण, जैसा कि हम बता दें दर्शकों को, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, कुल मिलाकर के इसमें कांग्रेस पार्टी का हक से कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ता है।
कांग्रेस पार्टी का नाम जैसा कि हम जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो इंडियन नेशनल इस नए मोर्चे में भी शुरू में आया। और हम बता दें कि यह इंडिया एक तरह से यूपीए का दूसरा संस्करण है और यूपीए का अब नाम बदल करके एक तरह से इंडिया हो गया। और उस यूपीए में कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुख्य भूमिका थी। कांग्रेस ही उसमें सबसे बड़ा दल था और कांग्रेस के ही व्यक्ति उसके प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिलाकर के जो अब तक यह कहा जा रहा था कि इंडिया के पहले विपक्षी एकता के समागम में जो नीतीश कुमार को जो कहीं ना कहीं श्रेय मिला, एक तरह से उन्होंने पहल किया, तो बेंगलोर की बैठक के बाद उसमें कम से कम कांग्रेस पार्टी का अब ज़्यादा प्रेजेंस एक तरह से दिखाई पड़ता है। बताते चलें कि बेंगलोर की बैठक में यूपीए की चेयरपर्सन और जो एक तरह से अब इंडिया जो उसमें बन गया उसमें सोनिया गांधी की शिरकत हुई। तो कुल मिलाकर के इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि इंडिया की जो राजनीतिक जो धड़ा जो तैयार हुआ है उसमें हो सकता है कि कहीं पुनः सोनिया गांधी को नेतृत्व मिले, लेकिन इसे लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि बिहार के तरफ से किया गया ये पहल, तो बिहार के जो अभी दो इसके जो मुख्य जो सूत्रधार हैं नीतीश कुमार और लालू यादव, कहीं ना कहीं इस इंडिया मोर्चे में अपनी प्रमुख भूमिका को एक तरह से देखना चाहेंगे। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि इंडिया के गठन के बाद जो तमाम मीडिया में जो चर्चाएं हुई उसमें ये बताया गया कि पहली बार इस तरीके से जो विपक्ष में एकता दिखी है वह 1977 की याद दिलाती है, जब इंदिरा गांधी के आपातकाल, इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ समूचा देश का विपक्ष एकजुट हुआ। उसके पीछे कहीं न कहीं आपातकाल में तमाम विपक्षी नेताओं की गई गिरफ्तारी, फिर जो है जनता के तमाम मौलिक अधिकारों का हनन, और फिर आपातकाल के बाद जब दोबारा चुनाव होते हैं तो विपक्ष की वो जो लामबंदी और जो एकता जो अभूतपूर्व थी, कहीं न कहीं इस बार इंडिया के गठन से उस की एक तरह से पुनरावृत्ति हमें दिखाई दे रही है। और ये बताया गया कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले मौजूदा एनडीए की सरकार ने अपने विपक्षी नेताओं के खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा किया, जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया, तमाम नेताओं के छोटी भी जो एक तरह से मुद्दे थे या उनके कोर्ट में लंबित मामले थे या तमाम जांच एजेंसियों के सामने लंबित पड़े थे, उसे और उभारा गया और कुल मिलाकर के उन विपक्षी नेताओं को न केवल जेल के सीखचों में डाला गया बल्कि जनता के सामने भी उन्हें इस बात को लेकर के मेलाइन किया गया कि ये भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। और भ्रष्टाचार को लेकर के नरेंद्र मोदी, चाहे वो पॉलिटिकल वेंडेटा के ही रूप में क्यों न हो, अपने आप को बहुत बड़ी एक तरह से क्रूसेडर मानती है और काफ़ी बड़ी एक पहलकर्ता मानती है। तो कुल मिलाकर के जो एनडीए की अब तक की जो रणनीति और राजनीतिक व्यूह नीति जो दिखाई पड़ रही थी, वह अपने विपक्षियों को भ्रष्टाचार के और तमाम अपराध के मुद्दों में उन्हें एक तरह से नेमिंग से और ब्लेमिंग करना, और दूसरा जो हमारे राजनीतिक दलों की जो एक परंपरा रही है कि तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो, कहीं ना कहीं उन पर एक डायनेस्टी का क्लेम लगा हुआ था कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी और उसके बड़े नेता अपने कहीं ना कहीं बारिशों को बढ़ावा देते हैं। तो वंशवाद और भ्रष्टाचार पर मुख्य हमला करने वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल एकत्र हुए, दूसरी राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हुई, देश के करीब 11 मुख्यमंत्रियों ने जिसमें शिरकत की, अब एक तरह से उसकी न केवल पुनरावृत्ति कर रहा है आपातकाल की 77 के समय की, बल्कि इस बात को भी दर्शा रहा है कि नरेंद्र मोदी चाहे कितने भी प्रोएक्टिव प्रशासक बनते हों, चाहे कितने भी बड़े डिसीजन करता बनते हों, चाहे कितना भी बड़े वो ग्लोबल प्लान के लीडर हों, सोशल मीडिया में जिनका जलवा चलता हो, उनके खिलाफ भी अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो वह भारतीय जनता पार्टी के 30 से 40% के मतों के खिलाफ 50 से 60% मतों का ध्रुवीकरण कर सकती है। और इतना ही नहीं, अगर तीसरे धड़े की बात करें तो यह भी लग सकता है कि वह तीसरा धड़ा भी कहीं न कहीं एक तरह से बार्गेनिंग के स्टेज में होगा और वह एनडीए या इंडिया के को देने वाले समर्थन की अपनी पूरी कीमत लेगा, राजनीतिक कीमत लेगा। दोस्तों, हम ये बता दें कि इंडिया के गठन के बाद तमाम मोदी विरोधियों में एक तरह से नया एड्रेनलिन का संचार हुआ है और इस बात का संदेश गया है
कि विपक्ष की एकता को अब तक जो एक तरह से नॉन पॉसिबिलिटी माना जा रहा था, अब वो पॉसिबिलिटी में तब्दील हो गई है। यह भी बताया गया और साफ साफ ये दिखाई पड़ा कि जिस दिन इंडिया की बैठक बेंगलोर में चल रही थी, ठीक उसी दिन एनडीए की भी बैठक नई दिल्ली के अशोक होटल में आयोजित हुई। भारतीय जनता पार्टी, जिसने करीब पिछले 10 सालों में 9 सालों में एनडीए को एक तरह से डिस्कार्ड करती गई, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का अकेले का विस्तार होता गया, सीटों की संख्या बढ़ी, 270 से ज़्यादा सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जब जीता तो अपने तमाम एनडीए साझेदार दलों को अंडरमाइन करना शुरू कर दिया। चाहे वो महाराष्ट्र की शिवसेना हो, पंजाब का अकाली दल हो, या फिर बिहार का जो है जनता दल यूनाइटेड हो। और उसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए के तमाम साझेदार दल अपने आप को जो है ना हाशिए पर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही बेंगलोर में विपक्षी दलों का समागम हुआ और इंडिया के नाम से एक नए मोर्चे का जन्म हुआ, ठीक उसी दिन एनडीए ने यह दावा किया कि हमारे साथ 38 दल हैं। जहां इंडिया के पास केवल 26 दल हैं, तो हमारे साथ 38 दल हैं। और आनन फानन में तमाम राज्यों के छोटे छोटे साझेदारों को, जिनके एक भी एमएलए सीट नहीं थे, उस दिन एनडीए में एक तरफा आमंत्रित कर उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से मिलवाया गया। मिसाल के तौर पर बिहार से जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उत्तर प्रदेश से राजभर अपना दल के नेता, उसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना के जो मुख्यमंत्री हैं शिंदे गुट के तमाम नेता, फिर उसके बाद जो है नए एनसीपी से जो अजीत पवार का धड़ा शामिल हुआ है उनके नेता, फिर जो है एआईडीएम के तमिलनाडु से। तो कुल मिलाकर के अब एनडीए भी अब इस बात को लेकर के पूरे तौर पर सक्रिय और सचेत हो गया है कि अब वो अकेले तय नए राजनीतिक मोर्चे का मुकाबला नहीं कर सकेगा। और वह जो पिछले करीब 1998 में गठित एनडीए 1996 में गठित एनडीए को फिर से एक तरह से पुनर्जागृत करेगा और वह अपने मुकाबले को और दिलचस्प बनाएगा। दोस्तों, अगर हम जनता के नज़रिए से देखें तो हम ये कहना पड़ेगा कि जनता एक कहीं ना कहीं ताकत के साथ जाती है। अगर सत्तारूढ़ दल राजनीतिक तौर पे और प्रशासनिक तौर पे अपने तमाम निर्णयों और फैसलों के जरिए जनता के अधिकतर वर्ग को अगर संतुष्ट करता है तो जनता उसके साथ तो जाएगी ही जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ यदि तमाम क्षेत्रीय दलों और तमाम राष्ट्रीय दलों की तमाम राज्यों में गठित सरकारों के तरफ से यदि अगर एकता का पहल आता है तो जनता उस पर भी नज़र लगाए रखेगी। हमें ये कहना होगा कि कांग्रेस पार्टी जो उस इंडिया धड़े की सबसे प्रमुख अवयव है, आज उसकी 4 राज्यों में सरकार है। अभी 2 राज्य में उसकी तुरंत सरकार बनी, हिमाचल और कर्नाटक में। इसके अलावा झारखंड में, बिहार में, तमिलनाडु में, उसके अलावा जो बंगाल में, इन सब जगह पर जो है इस इंडिया मोर्चे की सरकार है। तो कुल मिलाकर के हम ये मान सकते हैं कि जो ये नया जो राजनीतिक मुकाबला होगा वो काफ़ी कड़ा होगा और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को अब अपने तमाम फैसलों को लेकर के, अपने तमाम राजनीतिक एक तरह से शतरंज की चाल को लेकर के उन्हें अब ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। और हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि एनडीए में नरेंद्र मोदी और उनके प्रमुख राजनीतिक सिपहसालार देश के गृह मंत्री अमित शाह हर राजनीतिक दांव को बड़े ही मजबूती के साथ, बड़े ही एग्रेशन के साथ और बड़े ही सूझबूझ के साथ, जिसमें कॉम्प्लेसेंसी नहीं होती, जिसमें हर समय अपने विरोधियों के प्रति चौकन्ना रहा जाता है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि मुद्दे क्या होंगे। जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो मोहब्बत बांटो और नफरत छोड़ो का संदेश दिया था, कहीं ना कहीं वो सेकुलरिज्म की एक तरह से नए सिरे से उसे नया स्टेटमेंट देना था और ये बता रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी जो पहचान की राजनीति में संप्रदाय का सहारा लेती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उस संप्रदाय को एक तरह से न्यूट्रलाइज करेगी और सारे संप्रदायों को मोहब्बत के संदेश के जरिए अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेगी। तो ऐसे में जो नया मोर्चा होगा, इसमें यह भी कहा गया कि हम अपनी इकोनॉमिक सोवरेनिटी को और इकोनॉमिक नेशनलिज्म को पब्लिक सेक्टर के जरिए उसे और मजबूत बनाएंगे और एक तरह से मार्केट फोर्सेस को भी पूरी तौर पर एक पैरेलल तरीके से अलाउ करेंगे। कहीं ना कहीं इसमें यह संदेश गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो हर सरकारी महकमे को बेचती है या उसे मोनेटाइज करती है या उसे कॉरपोरेट के हाथों रिप्लेस करती है, वह नीति अब अलग होगी।
तो हम कुल मिलाकर के देखें कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जो हर दल की सरकार में 12मासी मुद्दे होते हैं, वह मुद्दे आज मोदी सरकार में भी कायम है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि महंगाई के मामले में, मुद्रास्फीति के मामले में एनडीए सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड यूपीए या कांग्रेस की सरकारों से हमेशा बेहतर रहा है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर के यह नरेंद्र मोदी की सरकार एक बिल्कुल नए राजनीतिक रणनीति से काम करती है कि सरकार के तमाम महकमों के जरिए सत्तारूढ़ दल के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को किसी भी तरीके से उजागर नहीं होने देती। तमाम मीडिया के तरीकों को अपने तरीके से नियंत्रित कर, चाहे उनकी मालिकाना हक को अपने तरफ नियंत्रित कर या उनके विज्ञापनों को अपनी तरफ से नियंत्रित कर, मीडिया को कुल मिलाकर के बिल्कुल ही उसको एक तरह से गला दबाकर किसी भी तरीके की सत्ता विरोधी खबरों को आने नहीं दिया जाता। और दूसरा, अगर कोई खबर किसी गलती से आ जाती है तो इसका उतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट किया जाता है, इतना उसका सेंट्रलाइज्ड तौर तरीके से यह सरकार मैनेज करती है कि यह सरकार अभी तक अपने को यह कहलवाने में और यह नैरेटिव बनाने में कामयाब रही है कि पिछले 9 सरकार से हमारे कोई भी घोटाले उजागर नहीं हुए। दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम वो घोटाले जिसे लेकर के विपक्ष निष्क्रिय है या केंद्र की जांच एजेंसियां मोदी सरकार को खूब ज्यादा मदद पहुंचा रही हैं। केंद्र की जांच एजेंसियों के जरिए अपने तमाम विपक्ष शासित राज्यों की सरकारों के उन तमाम दबे पड़े मुद्दों को उजागर करना और फिर मीडिया, न्यायपालिका और जांच एजेंसियों के सामने इस बात को दर्शाना कि विपक्ष जो है एक तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे, चाहे वो कितने भी पुराने हों, कितने भी सामान्य हों, या उस कॉम्परेटिव तौर पे उसका बहुत बड़ा कोई इंटेंसिटी नहीं हो, लेकिन सरकार यह मैसेज देने में नरेंद्र मोदी की सरकार कहीं ना कहीं पूरे तौर पर प्रोएक्टिव है कि विपक्ष को हर तरीके से करप्शन के मामले में घेरा जाए। तो ऐसे में जनता के सामने वह मुद्दा यही उठता है कि लोक लुभावनवाद और मुफ्तखोरी की राजनीति, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने आप पार्टी को सीधे सीधे फॉलो करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से आप पार्टी ने दिल्ली में फ्री पानी, फ्री बिजली और फ्री बस यात्राओं के जरिए अपनी पॉलिटिकल कंसोलिडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं न कहीं उसी का नकल करके कर्नाटक के चुनाव में भी उसी ढर्रे पर मुफ्तखोरी और लोक लुभावनवाद को बढ़ावा दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार विगत की भाजपा सरकारों की तरह इतनी भोली नहीं है। वह भी मुफ्तखोरी का इस्तेमाल बड़े ही सूझबूझ तरीके से करती है। जिस तरीके से कोविड काल में दिया जा रहा मुफ्त अनाज अगले 1 साल तक उसकी मियाद बढ़ा दी गई, वह एक तरह से मुफ्तखोरी की राजनीति को लेकर के मोदी सरकार के द्वारा लगाया गया एक मास्टर स्ट्रोक है। तो ऐसे में जो विपक्ष की जो तमाम जो मत हैं और तमाम जो वोट जो अलग अलग पार्टियों में बढ़ते हैं कि 1 to 1 मुकाबला किया जाए, स्टेट टू स्टेट उस पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, ऐसे में अगर इंडिया की तरफ से अगर नरेंद्र मोदी की एनडीए धड़े के खिलाफ अगर तगड़ी मोर्चाबंदी होती है तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि अगला चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है। लेकिन हमें तीसरे धड़े की भूमिका को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि वो अगले बार सरकार के गठन में वह भी अपनी एक भूमिका का निर्वाह कर सकता है। लेकिन दोस्तों हम ये बता दें कि यह जो अगला जो चुनाव होगा ये वन साइडेड नहीं होगा, क्योंकि सत्तारूढ़ दल अपने तमाम इलेक्शन मशीनरी से लेकर, प्रोपेगेंडा से लेकर, सरकारी चीज़ों को लेकर के, जनता के पब्लिक ओपिनियन से लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी ज़बरदस्त जो है पकड़ बनाए हुआ है। लेकिन नए मोर्चे के उदय के बाद से जो ये माना जा रहा था कि एनडीए 300 से फिर से प्लस सीटें जीतेगा, अमित शाह बिल्कुल अहंकार से लबरेज होकर के दावा कर रहे थे, अब वो शायद स्थिति दोबारा न हो। अगर विपक्ष अगर नरेंद्र मोदी की एनडीए को 250 के आसपास या 250 से नीचे रखने में कामयाब हो गया तो अभी हताशा भरे विपक्ष के लिए यह भी एक बहुत बड़ी जीत कही जाएगी। अगर एनडीए को मोदी विहीन अगर नेतृत्व में भी अगर विपक्ष ला देता है तो यह भी एक बड़ी जीत कही जाएगी। अगर नया जो गठित जो एनडीए है अगर यह 200 भी सीटें जीत लेता है और तीसरा मोर्चा अगर अच्छे से बार्गेनिंग करता है, अगर मोदी सरकार अगर उनसे लुभाने में कामयाब नहीं हो पाती है, हालांकि इसके इम्कानात अभी कम है क्योंकि ये हर तरीके का ऑप्शन पहले से ही बना करके सत्तारूढ़ दल रखे हुआ है, तब भी मामला दिलचस्प होगा। लेकिन अगर अगली बार के चुनाव में अगर एनडीए की कमज़ोर सरकार बनती है
तो वह भी कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए प्राणवायु का काम करेगा। लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अगले 8-9 महीने में देश की राजनीतिक फिजा कैसे बदलती है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर के देश का जनमानस नाराज था, जो उज्ज्वला योजना के जरिए इस मोदी सरकार ने वाहवाही लूटी थी कि हमने देश के 9 करोड़ महिलाओं को एलपीजी से जोड़ा है, आज वह गैस नहीं खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह मुद्दा कायम था। फिर अभी महंगाई का मुद्दा फिर तेजी से उठा और अभी तुरंत जिस तरीके से मणिपुर राजनीतिक तौर पर सुलग रहा है, नागा और कुकी जातियों के बीच में संघर्ष हो रहा है, खूनी संघर्ष हो रहा है, महिला को निर्वस्त्र करके जिस तरीके से घुमाया गया, उसके माँ और बाप की हत्या की गई और पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने जिस वीडियो को देखा, प्रधानमंत्री मोदी जो बड़ी होशियारी से मणिपुर के मामले में चुप्पी साधे हुए थे, वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी जहां पर उन्हें लगता है कि मैं डाउन होऊंगा, मेरी पार्टी को एक तरह से कहीं ना कहीं माइनस माइलेज मिलेगा, वहां वो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन कल उन्हें भी मजबूर होकर के मणिपुर के उस शर्मसार वीडियो पर अपने रिएक्शन देने को एक तरह से मजबूर होना पड़ा। तो कुल मिलाकर के अगले 8-9 महीने में देश की राजनीतिक फिजा किस तरीके से बदलती है, मोदी सरकार अपने पॉलिटिकल वेंडेटा और जो कोएर्सिव तरीका जो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ अपनाती है, हो सकता है कि अगर उस पर वो लगातार अपनाती रही तो देश का जनमानस 1977 के इमरजेंसी की ही तरह फिर से उद्वेलित हो सकता है और विपक्ष का साथ दे सकता है। लेकिन अभी फिलहाल हम यह नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिल्कुल वातावरण बन गया है, लेकिन एक नई पहल शुरू हुई है, एक नया थ्योरेटिकल पॉलिटिकल एमलगमेशन तैयार हुआ है। यह बात ठीक है कि इंडिया नाम रख देने से ऐसा नहीं कि विपक्ष को कोई बहुत बड़ा मोरल हाई ग्राउंड बन गया है। कुल मिलाकर के यूपीए के कांग्रेस का ही एक तरह से दोबारा नया संस्करण दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर हम एक थर्ड आई के रूप में देखें, अगर हम केवल विश्लेषण की ईमानदारी से देखें, राष्ट्र के तमाम मुद्दों की मजबूती, लोकतंत्र की मजबूती, देश में सुधारों और व्यवस्था परिवर्तन के एजेंडे के आधार पर देखें, तो मुझे इंडिया धड़े से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखाई देती। हमें एनडीए से उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद पर भी पानी फिर गया, क्योंकि यह एनडीए का धड़ा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक डिक्टेटर, डेमोक्रेटिक डिक्टेटर बन चुका है। एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आ चुकी है, जिसमें केवल एक आदमी का नाम और चेहरा बार बार गुंजायमान किया जा रहा है। एक फॉल्स नैरेटिव बनाई गई है कि देश दुनिया में बहुत ऊंचाई पर जा चुका है। ऐसी बात नहीं है। देश बढ़ा है, इंटरनेशनल फलक पर देश का गौरवगान भी बढ़ा है, विकास भी हुआ है, लेकिन हमने वह ऊंचाई अभी हासिल नहीं की है जो देश को जरूरत है। व्यवस्था परिवर्तन के तमाम सवाल आज भी हमें उकेरते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी का चाहे कितना भी मजबूत नेतृत्व क्यों न हो। आज भी जगह जगह पर शोषण, अत्याचार, अन्याय, बलात्कार और दुराचार, कराचार, तिरस्कार, भ्रष्टाचार, अवसर की असमानता, आर्थिक असमानता, हर तरीके की अमीर और गरीब की खाई, और कुल मिलाकर के रसूखदारों का बढ़ रहा प्रश्रय, और कुल मिलाकर के पहचान की राजनीति बिल्कुल एक तरह से ऊंचे तौर पर परवान चढ़ रही है। देश के तमाम जगहों पर कोई आइडियल स्थिति नहीं पनप पाई है, लेकिन राजनीतिक मोर्चे के तौर पे एनडीए का मुकाबला करने का एक मोर्चा आया है। तो कहीं ना कहीं पेंडुलम जो एक तरफ झुका हुआ था, अब वह दूसरी तरफ झुकेगा, या कम से कम उस झुके हुए पेंडुलम को संतुलित करने का प्रयास करेगा और कुल मिलाकर के सत्तारूढ़ दल को जो निरंकुश बन चुकी थी उस पर अंकुश लगाने का काम करेगा। लेकिन सवाल संविधान के उन तमाम इदारों का भी है, चाहे वो जुडिशियरी हो, चुनाव आयोग हो, सूचना आयोग हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, और सबसे बड़ी मीडिया हो। दुर्भाग्य ये है कि कोई भी राजनीतिक मोर्चा मीडिया को चाहता है कि वो उसके लिए काम करे, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि मीडिया को भी लोकतंत्र और संविधान का एक न्यूट्रल अंग बनाया जाए, न्यायपालिका की तरह, जिसे संवैधानिक अस्तित्व हो और वह बिल्कुल निष्पक्ष होकर हर सही को सही और हर गलत को गलत कहकर लोकतंत्र को मजबूती देने का काम करे। तो बहरहाल देश के राजनीतिक पटल पर एक निश्चित रूप से नया घटनाक्रम है और कहीं ना कहीं मौजूदा एनडीए सरकार के अश्वमेध का घोड़ा जो निर्बाध रूप से और अबाध रूप से एक तरह से राजनीतिक फतह हासिल करता जा रहा था, अब उस पर एक जबरदस्त अंकुश लगाने का एक तरह से वक्त आया है। अब देखना होगा कि अगले 8-9 महीने में किस तरीके से पल पल हमारा घटनाक्रम बदल रहा है और देश का राजनीतिक जनमानस और कुल मिलाकर के
जो हमारा जनता जनार्दन का जो जनमत है वो किस करवट जो है बैठने जा रहा है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब ख़ैर।